प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने साबित किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। देश के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी की गई। 6 अगस्त को डाले जाएंगे वोट। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। और रायपुर समेत राज्य की 13 नगर निगमों को मिला लेआउट पास करने का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने सिद्ध किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। श्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले लोगों को हर काम के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ये सब काम ऑनलाइन हो गए हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करते हुए कही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। इस मौके पर श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लिए कुल 750 करोड़ रुपए के बजट की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके लिए 19 जुलाई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एस्पायरिंग लीडर के रूप में यह सम्मान प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग विभाग को शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 8 स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारी अनुराग पांडे, प्रवीण शुक्ला और सुमन देवांगन ने यह सम्मान ग्रहण किया। The officers being felicitated are Shri Manoj Kumar Pingwa, Shri Anurag Pandey, Shri Praveen Shukla and Shrimati Suman Devangan. स्टार्टअप व्यवस्था को सहयोग पर राज्यों की रैंकिंग जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स और सीड फंड स्कीम में 3 वर्ष के लिए आयकर में छूट और एंजल टैक्स के मुद्दे के समाधान जैसी पहल ने देश में स्टार्टअप्स की मदद की है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दें ताकि इन इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल कल रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की व्हाइट कोट सेरेमनी और चरक शपथ समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी जब पढ़ाई पूरी कर बतौर चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे तब वे सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तभी उन्हें इस पेशे का वास्तविक उद्देश्य और व्हाइट कोट का महत्व भी पता चलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की पहल पर MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेशरत विद्यार्थियों को दिलाई जाने वाली हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ से बदलने का निर्णय सराहनीय है। इस पहल से विद्यार्थी भारतीय परंपरागत चिकित्सा और इसके गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित होंगे। साथ ही ये शपथ चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के योगदान का भी सम्मान है। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त ने नए विद्यार्थियों को चिकित्सा नैतिकता के पालन के लिए चरक शपथ दिलवाई। वहीं चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर तृप्ति नागरिया ने महाविद्यालय की स्थापना और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार वनोपज संग्राहकों को बढ़ावा देने और नरवा संरचनाओं का विकास करने के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मरवाही में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों में पर्यटन केंद्रों का विकास किया गया है और आम लोगों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद पहला जिला GPM को ही हम लोगों ने बनाया, उसके बाद और 5 जिले बने हैं और विकास के लगातार कार्य संचालित हो रहे हैं। चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे पुलिया बनाने की बात हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की बात हो। साथ ही साथ पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के पत्रकार साथ ही यहाँ के पर्यटन को लेकर हमेशा सचेत रहे हैं और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि जिले के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिसमें अरपा सोन नदी का उद्गम यहाँ होता है और राजमेरगढ़ है, कबीर चबूतरा है, झोझा झरना है, जोगी गुफा है, मलानिया बांध है, घाघरा बांध है, ये बहुत सारे पर्यटन स्थल है और इसके विकास के काम अब शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी वो अपने स्वरूप में आएगा, जिसका लाभ पर्यटकों को भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी इसका मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की आय में वृद्धि के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें और हर पंचायत में गौठान का होना सुनिश्चित हो।
राज्य सरकार ने शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब लेआउट पास कराने के अधिकार नगर निगमों को दिए गए हैं। इससे लोगों को लेआउट पास कराने के लिए दूसरे विभागों तक नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने नगर निगमों को लेआउट पास कराने के अधिकार देने की घोषणा की थी, जिस पर आवास और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रदेश के 9 जिलों के 13 नगर पालिका निगमों रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी के आयुक्तों को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनकी सीमा के तहत शर्तों के साथ लेआउट पास करने के अधिकार दिए गए हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि लेआउट के अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण अंग होगा। संबंधित नगर निगमों को लेआउट अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से टाउन प्लानर की नियुक्ति करनी होगी। इसी प्रकार विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के 1 महीने के अंदर समस्त लेआउट संबंधित जिले के नगर और ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में बुधू खान, तारादास मुखर्जी और दुर्गा मत की भूमिका के बारे में। आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। तारादास नादिया के क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। उन्हें कृष्णानगर में जुलूस के संबंध में दोषी ठहराया गया और 24 मई 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। आज हम अमर बलिदानी दुर्गामल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निवासी थे। पहले दुर्गामल ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया। गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गामल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने साबित किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। देश के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी की गई। 6 अगस्त को डाले जाएंगे वोट। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। रायपुर समेत राज्य की 13 नगर निगमों को मिला लेआउट पास करने का अधिकार।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।